पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत की नदियां भाग 1 में नदियों के प्रकार और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना था कि जैसे कि नदी का अपवाह तंत्र क्या होता है, नदी का बेसिन क्या होता है, नदी का मुहाना क्या है, डेल्टा कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी जो है एस्चुरी बनाती है, और भिन्न भिन्न तथ्य हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। आज हमें उससे आगे पढ़ना है। हम लोगों ने हम लोगों ने जो है नदियों के प्रकार को भी देखा था। मैं थोड़ा सा उसे रिवाइज कर देता हूँ नदियों के प्रकार को। तो नदियों के प्रकार में हमने जाना था कि हम भारत की नदियों को जो है उनके आकार के आधार पर और समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर अलग अलग भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर भारत की नदियां कितने प्रकार की होती हैं। तो समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर जो है भारत की नदियों को हम दो भाग में बांट सकते हैं। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर हम भारत की नदियों को दो भाग में बांट सकते हैं। एक भाग हमारा हो जाएगा वैसी नदियां जिसका जल जो है जाकर के अरब सागर में गिरता है। ये हमारा जो है भारत का, मैंने एक मैप ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये हिस्सा देख रहे हैं, और ये हिस्सा जो हमारा अरब सागर का है। यह हिस्सा जो है, ये हिस्सा जो है, ये भाग जो है, ये अरब सागर हो गया। यहाँ यह जो है अरब सागर हो गया। और यह भाग देख रहे हैं, यह भाग जो है बंगाल की खाड़ी हो गया। यह भाग जो है बंगाल की खाड़ी हो गया। तो समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर मैंने बताया कि नदियां दो तरह की होती है। एक नदी जिनका पानी जाकर के अरब सागर में गिरता है, अर्थात इसे हम जो है अरब सागरीय नदी कहेंगे। अरब सागरीय नदी अर्थात वैसी भारतीय नदी जिसका जल जाकर के अरब सागर में गिर जाता है। और एक हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां अर्थात वैसी नदियां जिनका जल जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो कुल भारतीय अपवाह तंत्र का, अर्थात भारत में जितनी नदियां बहती हैं उस कुल भारतीय अपवाह तंत्र का उस कुल भारतीय अपवाह तंत्र का कुल भारतीय अपवाह तंत्र का 23% 23% पानी जो होता है वह पानी आकर के अरब सागर में गिरता है। और कुल भारतीय अपवाह तंत्र का 77% पानी जाकर के जो है बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो एक हमारा यह वितरण हो गया, यह हमारा एक प्रकार हुआ नदी का, अरब सागरीय नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। हमने याद कर लिया कि कुल भारतीय अपवाह तंत्र का 23% पानी जो है वह आकर के अरब सागर में गिरता है और 77% पानी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। एक प्रकार तुम्हारा यह हो जाएगा। और इसके बाद से जो है नदियों के प्रकार जो है हम उद्गम के आधार पर अर्थात नदियां कहाँ से निकलती है, तो उद्गम के आधार पर भी जो है हम भारतीय नदियों को दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में बांट सकते हैं। हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा भाग हो जाएगा हमारा एक भाग हो जाएगा जो कि हिमालय से निकलता है। उद्गम अर्थात नदी कहाँ से निकलता है, तो एक हमारा हो जाएगा जो है हिमालयन नदी। हिमालयन हिमालयन या उत्तर भारत की नदियां। हिमालयन या उत्तर भारत की नदियां अर्थात वैसी नदियां जिसका उद्गम जो होता है हिमालय से होता है, या फिर वह या फिर जिन जो कि उत्तर भारत में प्रवाहित होती हैं। और दूसरा प्रकार इसका हम पढ़ लेंगे प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की नदियां, या दक्षिण भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की नदियां। तो ये दो प्रकार हो गए। अब हिमालयन नदियों में जो है मुख्य रूप से इसमें हमारा एक हो जाएगा सिंधु नदी तंत्र, जो कि बिल्कुल भारत के सबसे उत्तरी भाग में बहता है। सिंधु नदी तंत्र अर्थात सिंधु और उनकी सहायक नदियां। गंगा नदी तंत्र अर्थात गंगा नदी
और उनकी सहायक नदियां। और अगला एक जो हमारा हो जाएगा वह ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये जो है मुख्य रूप से हिमालयन या उत्तर भारत की नदियां हैं। सिंधु नदी तंत्र हम लोग देखे हैं कि इस सिंधु में जो है नदी में, सिंधु नदी में जो है ये सिंधु, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये सारी नदियां जो है सिंधु नदी तंत्र की हैं। गंगा नदी तंत्र में जो है गंगा है, यमुना है, और बहुत सारी बिहार में बने वाली नदियां हो गई, गोमती हो गई, राम गंगा हो गई, यमुना हो गई, चंबल हो गई। अर्थात वैसी सारी नदियां जो कि आ करके गंगा नदी में मिल जाती है उन्हें हम गंगा नदी तंत्र की नदी कहते हैं। तो गंगा और उसकी सहायक नदी, सिंधु नदी तंत्र में सिंधु और उनकी सहायक नदियां, जैसे कि हमने यहाँ बताया आपको, सिंधु, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज। गंगा नदी तंत्र में गंगा और उनकी सहायक नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी सहायक नदियां आएंगी। प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत नदियां, इसे हम लोग जो है दो भागों में बांट देते हैं। पुनः जो है इसका वर्गीकरण दो भाग में किया जाता है। एक वैसी नदी, दक्षिण भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय नदी में वैसी नदी जिसका उद्गम जो है वह पश्चिमी घाट, वह पश्चिमी घाट जिसे हम सह्याद्री भी कहते हैं, पश्चिमी घाट या सह्याद्री से उत्पन्न, पश्चिमी घाट या सह्याद्री से उद्गम या उत्पन्न, पश्चिमी घाट या सह्याद्री से उत्पन्न। तो एक प्रकार तो ये हो गया। और एक अगला प्रकार हो जाएगा विंध्य, भारत के मध्य भाग में जो है विंध्य या सतपुड़ा, या सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, विंध्य या सतपुड़ा, सतपुड़ा से उत्पन्न, उत्पन्न। तो ये दो प्रकार हो जाते हैं। हम लोग जो है दक्षिण भारत की नदियों को दो भाग में बांटते हैं। एक तो वह हो गया कि पश्चिमी घाट या सह्याद्री से उत्पन्न, और एक हो जाएगा जो विंध्य या सतपुड़ा से उत्पन्न। मैं आपको एक मैप बनाकर दिखा देता हूं। ये देखिए, जैसे कि अगर ये हमारा जो है, मैं यहाँ एक मैप ड्रॉ कर रहा हूं, तो इस मैप में ये जो भाग देख रहे हैं, ये पूरा भाग जो है सह्याद्री पर्वत का है। इसे पश्चिमी घाट भी कहते हैं, या पश्चिम घाट भी है, इसे ही सह्याद्री भी कहते हैं इस भाग को। और ये जो है यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो विंध्य और सतपुड़ा, ये विंध्य और सतपुड़ा, इस पहाड़ी से जो नदी उत्पन्न होती है, इसका भी जो है अपवाह तंत्र जो है दक्षिण भारत में होता है। तो इसे हम लोग जो है, तो ये दो भाग हो गए जो है प्रायद्वीपीय नदियों का। एक भाग हो गया पश्चिम घाट या सह्याद्री से उत्पन्न, और एक हमारा भाग हो जाएगा जो विंध्य या सतपुड़ा से उद्गम नदियां। तो पश्चिमी घाट से उत्पन्न नदियों में मुख्य रूप से जो है गोदावरी नदी, जो कि महाराष्ट्र से निकलती है, गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा और कावेरी नदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी। और विंध्य या सतपुड़ा से उद्गम होने वाली नदियों में मुख्य रूप से जो है हमारा नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक पहाड़ से निकलता है, अमरकंटक पहाड़ से निकलता है। ताप्ती हो जाएगा, ताप्ती, महानदी, महानदी, महानदी भी जो है अमरकंटक से निकलता है, महानदी भी अमरकंटक से निकलता है और आकर के जो है वह उड़ीसा में गिर जाता है। तो ये जो है एक विस्तृत इनका वितरण रहा, माने प्रकार रहा भारत नदियों का जो है इनके उद्गम के आधार पर। हम लोगों ने पिछले क्लास में सिंधु और उनकी सहायक नदियों को पढ़ लिया है, सिंधु और उनकी सहायक नदियों को पढ़ लिया है। आज के क्लास में हम लोग जो है गंगा नदी तंत्र और उनकी सहायक नदियों को देखेंगे। आज का हमारा क्लास जो है मुख्य रूप से जो है गंगा नदी और उनकी सहायक नदियों पर है। तो आइए शुरू करते हैं। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, इसे जो है इसे भारत की जीवन रेखा भी इस नदी को कहा जाता है। गंगा नदी तंत्र, यह जो कुल जो है गंगा नदी तंत्र, इसे भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अपने विशाल अपवाह तंत्र, अपने विशाल अपवाह तंत्र और व्यापक सांस्कृतिक महत्वकोण की दृष्टि से गंगा जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है।
इसके क्षेत्रफल में लगभग पूरा का पूरा उत्तर भारत समाहित होता है। पूरा उत्तर भारत जो है इसके अपोह तंत्र में आता है, या इसका क्षेत्रफल जो है इसका क्षेत्र जो है माना जाता है। कुल मिलाकर के जो है 8,65,हजार वर्ग किलोमीटर जो है इसका अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल है। 8,65,हजार वर्ग किलोमीटर विशाल क्षेत्रफल में यह नदी अपनी सहायक नदियों के साथ बहती है। तो इसकी मुख्य नदी जो होती है गंगा नदी, नदी जो है गंगा नदी, गंगा नदी। तो हमने तो यह देख लिया कि यह जो गंगा नदी जो है यह इसका विशाल अपवाह तंत्र है। इसका क्षेत्रफल जो है 8,65,हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह नदी प्रवाहित होती है। इसकी मुख्य इस नदी तंत्र का मुख्य नदी गंगा नदी है, चूंकि इसके नाम से लग रहा है। तो गंगा नदी जो होता है इसकी मुख्य नदी हो गई। गंगा नदी जो है उत्तराखंड से, यह उत्तराखंड से प्रवाहित होती है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। तो गंगा नदी इसका उद्गम जो होता है यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में यह गंगोत्री हिमानी से निकलती है। याद करेंगे, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री हिमानी से निकलती है, जिसकी ऊंचाई जो है 3900 मीटर, 3900 मीटर की ऊंचाई से यह निकलती है। और यह नदी जो है देखिए यहाँ से ये उत्तराखंड से निकलती है, फिर आते हैं यूपी में, यूपी में आकर के चली जाती है बिहार में, बिहार के ठीक बीचों बीच बहती है, थोड़ा सा हिस्सा झारखंड का पकड़ता है, और फिर पश्चिम बंगाल होकर के जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये गंगा नदी रहा कहाँ का पारित हो रही भाई, तो ये तो रहा उसका उद्गम स्थल। कहाँ कहाँ, तो उद्गम स्थल गंगोत्री हिमानी से हुआ, कहाँ से, तो उत्तराखंड से हुआ। कहाँ प्रवाहित हो रही है, तो यह प्रवाहित हो रही है आपको उत्तराखंड में, यह प्रवाहित हो रही है उत्तराखंड में, फिर चली जा रही है वहां से यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित हो रही है, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित हो रही है, फिर यह बिहार में चली आ रही है, यह बिहार में आ जा रही है, बिहार के बाद झारखंड में प्रवाहित होती है, बिहार के बाद झारखंड में प्रवाहित हो रही है, और फिर यह पश्चिम बंगाल में प्रवाहित हो रही है, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित हो रही है, और फिर उसके बाद वह चली जाती है आपको बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं, बांग्लादेश में इसे जो है मेघना कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का जल आकर मिल जाता है, और ब्रह्मपुत्र का जल मिलने वाले से जो है मेघना कहा जाता है। तो इस नदी का जो है क्षेत्र, अब बहने का जो रूट है वह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। उत्तराखंड में इसकी लंबाई जो है 110 किलोमीटर होती है। उत्तराखंड में इसकी लंबाई जो होती है यह 110 किलोमीटर होती है। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर होती है। बिहार में इसकी लंबाई 405 किलोमीटर, याद करते जाएंगे जो है राज्यवार इसका जो है लंबाई। बिहार में इसकी लंबाई 405 किलोमीटर होती है। झारखंड में इसकी लंबाई मात्र 40 किलोमीटर, एक छोटे भाग को छूकर निकल जाता है। और पश्चिम बंगाल में इसकी लंबाई 520 किलोमीटर होती है। कुल मिलाकर के जो है 2525 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर जो है इसका लंबाई है। इसे उत्तराखंड में जो जहां से निकलती है इसे भागीरथी नदी कहा जाता है, भागीरथी कहते हैं। इसके बाद फिर जब यह आगे बढ़ जाती है, इसे यहाँ भागीरथी कहते हैं। फिर जब यह आगे बढ़ जाती है तो इसमें इसमें जो है जब अलकनंदा का जल आकर मिल जाता है तो इसे गंगा कहते हैं। और इसे यूपी बिहार में गंगा के ही नाम से जानते हैं, यूपी बिहार में इसे गंगा ही कहते हैं। और फिर इसके बाद से जो है झारखंड में इसकी एक और शाखा बढ़ जाती है, इसे घुगली कहते हैं, जो आकर के जो है यहाँ नीचे ये हल्दिया के पास गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। और देखिए देखिए बंगाल में जो है इसे हम लोग पश्चिम बंगाल से पद्मा नदी कहते हैं और मेघना भी कहते हैं। और यह फिर इस साइड से इसमें आकर के ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। और ये दोनों आकर के जो यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। ये रहा बंगाल की खाड़ी में, ये दोनों जो है गिर जाते हैं। और यह नदी जो है बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले यहाँ पर जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ये रहा जो है बंगाली खाड़ी और ये रहा सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। 9630 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है।
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा 9,630 वर्ग किलोमीटर। बांग्लादेश, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर के बनाती हैं। इसमें से जो है हमारे देश में जो है मात्र इसका 1/3 भाग, 1/3 भाग, ये इसका जो है 1/3, 1/3 अर्थात 3210 किलोमीटर, 1/3 भाग पड़ता है जो है हमारे भारत में पड़ता है, और शेष जो है 2/3 भाग जो पड़ता है वह बांग्लादेश में पड़ता है। याद कर लेंगे, यह जो है बांग्लादेश में पड़ता है। तो हमने देखा कि सुंदरबन डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर बनाती हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और इसका कुल क्षेत्रफल 9,630 वर्ग किलोमीटर है। 9,630 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। इसमें से 1/3 भाग अर्थात 3210 किलोमीटर इसका एरिया हमारे भारत में पड़ता है, और शेष जो बचा एरिया जो है वह बांग्लादेश में पड़ता है। तो ये था गंगा नदी। गंगा नदी से संबंधित हम एक और तथ्य को जान लेते हैं। इसके उद्गम के बारे में हम और भी कुछ देखते हैं। गंगा नदी जो होता है इसके उद्गम के बारे में हम एक और चीज देख लेते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड में जो है बद्रीनाथ धाम है, उत्तराखंड में ही बद्रीनाथ धाम है। इसी बद्रीनाथ के पास जो है संतोपथ ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या होता है? इसे हिमानी भी कहते हैं, ग्लेशियर अर्थात विशाल हिमखंड ग्लेशियर है। इसकी जो संतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है, यहाँ से जो है अलकनंदा नदी निकलती है, और इसमें आकर के इसमें जो है धौली गंगा, ये अलकनंदा नदी रहा, अलकनंदा नदी बहती है, यह निकलती है, और इसमें आकर के जो है धौली गंगा नदी मिल जाती है, धौली गंगा मिल जाती है। इनका संगम जो होता है, ये संगम विष्णु प्रयाग में होता है। इसका संगम जो होता है यह विष्णु प्रयाग जगह में इसका संगम होता है, विष्णु प्रयाग। याद करेंगे, उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम से बद्रीनाथ के पास संतोपथ ग्लेशियर है, विशाल हिमखंड, विशाल हिमानी है, वहां से निकलती है अलकनंदा नदी, और इसमें आकर धौली गंगा नदी मिल जाती है। इन दोनों का संगम विष्णु प्रयाग में होता है। विष्णु प्रयाग में जो है इन दोनों का संगम होता है। अब नदियों के नियमानुसार, चूंकि ये अब रहा कि दोनों नदियां मिल गई, तो आगे जो नदी रहेगी वो नदी कौन सी होगी? ये अलकनंदा रहेगी या धौली गंगा रहेगी? तो नदियों के नियमानुसार जो होता है, जिस नदी की गहराई ज्यादा होती है वह नदी आगे बढ़ती है। तो यहाँ अलकनंदा की गहराई जो है ज्यादा होती है और धौली गंगा की गहराई जो है कम होती है, इसलिए जो है यहाँ पर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। ये जब आगे बढ़ती है, इसे पुनः आ करके जो है बाईं ओर से इसमें नंदाकिनी नदी मिल जाती है, इसमें नंदाकिनी नदी आकर मिल जाती है, जो कि जगह होता है नंद प्रयाग, जगह होता है नंद प्रयाग। पंच प्रयाग याद करेंगे, कुल 5 प्रयाग हैं इसके हैं। तो पुनः जो है बाईं ओर से आकर के इसमें नंदाकिनी नदी मिल जाती है, जो कि जगह होता है नंद प्रयाग। यहां भी जो है अलकनंदा की गहराई ज्यादा होती है और इसकी गहराई जो है कम होती है। तो जो नदी आगे बढ़ती है वह नदी का नाम अलकनंदा ही रहेगा। पुनः आगे बढ़ती है, इसमें पुनः बाईं ओर से आकर के पिंडार नदी जो है पुनः बाईं ओर से आकर के पिंडार नदी मिल जाती है। यहाँ भी जो है इसकी गहराई ज्यादा होती है और इसकी गहराई जो है कम होती है, और दोनों आकर के जो है कर्ण प्रयाग, दोनों आकर के जो है ये कर्ण प्रयाग जगह हमें मिलते हैं। तो पुनः जो है यहाँ अलकनंदा मुख्य नदी हो गई और पिंडार की सहायक नदी हो गई। तो जो नदी आगे बढ़ेगी उसका नाम जो है अलकनंदा ही रहेगा। पुनः यहाँ से जो है अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, और अब जो है उत्तराखंड में ही केदारनाथ है, उत्तराखंड में केदारनाथ है। इस केदारनाथ से निकलती है अलकनंदा नदी और आकर के मिल जाती है, सॉरी, यहाँ से निकलती है मंदाकिनी नदी, निकलती है मंदाकिनी नदी और आकर के अलकनंदा से जो है यहाँ ये रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में आकर के यह जो है मिल जाती है अलकनंदा से। यहां भी जो है
मंदाकिनी की गहराई कम होती है और अलकनंदा की गहराई ज्यादा होती है। तो नदियों के नियम अनुसार जो नदी आगे बढ़ेगी उसका नाम जो है अलकनंदा नदी ही रहेगा। पुनः इसमें जो है दाहिनी ओर से आकर के यहाँ पर जो रहता है गंगोत्री हिमानी है। यहाँ पे उत्तराखंड में गंगोत्री हिमानी है, जिसकी ऊंचाई जो है 3900 मीटर है। यहाँ से निकलती है भागीरथी नदी और ये आ करके जो है अलकनंदा से, ये आ करके अलकनंदा से मिल जाती है देवप्रयाग जगह में, मिल जाती है देवप्रयाग जगह में, ये मिल जाती है अलकनंदा से। इस जगह पर, इस जगह पर जो है ये अलकनंदा और ये भागीरथी दोनों की गहराई बराबर होती है। यहाँ दोनों की गहराई जो है बराबर होती है। क्योंकि दोनों की गहराई बराबर होती है तो अब इसका नाम क्या रखा जाएगा, यहाँ और यहाँ जो नदी आगे बढ़ेगी उसका नाम रखा जाए भागीरथी या फिर अलकनंदा। तो चूंकि दोनों की गहराई बराबर है तो किसी एक का नाम तो होगा नहीं, तो यहाँ इसका नाम बदल करके गंगा रख दिया जाता है, गंगा। तो यहाँ ये देवप्रयाग के बाद से इसका नाम हो जाता है गंगा नदी, नाम हो जाता है गंगा नदी। तो याद कर लेंगे, भागीरथी और प्लस अलकनंदा का संगम कहाँ होता है, देवप्रयाग में होता है। इसके बाद जो नदी बहती है इसका नाम गंगा हो जाता है और ये गंगा नदी आगे बढ़ती है। पुनः इसमें जो है उत्तराखंड में ही यहाँ पर जो है यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। यहाँ से निकलती यमुना नदी, निकलती यमुना नदी और यह जो है उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी सब पूरा बहते हुए दिल्ली बहते हुए आती है और आ करके जो है यह इलाहाबाद के प्रयाग नामक जगह में, इलाहाबाद के जो है प्रयाग नामक जगह में, ये प्रयाग हुआ, इलाहाबाद के प्रयाग नामक जगह में आकर के मिल जाती है किससे, गंगा नदी से। ये रहा यमुनोत्री और ये रहा जो है यमुना नदी, ये रहा यमुना, यमुना नदी। तो ये था जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल और उसकी सहायक नदियां कौन कौन नदी मिलकर गंगा नदी बनती है, यहाँ हम लोग जो देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो चलिए, तो हमने गंगा को देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। आप भी जो है इस को ड्रॉ करते जाएंगे, लिखते हुए जाएंगे। तो हमने सबसे पहले हम लोग सबसे सबसे पहले पढ़े, हम लोग एक नंबर में गंगा नदी, हम लोग पढ़े गंगा नदी पढ़े। हमने इसका उद्गम देखा, उद्गम जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री हिमालय से हुआ, इसकी ऊंचाई 39 मीटर हुई। और यह राज्य भर कितना बहती है हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, जान चुके हैं। फिर हम लोग जो है पढ़े, देखते हैं हम लोग यमुना नदी के बारे में अब। यमुना नदी, यमुना नदी, तो इसका उद्गम जो होता है, इसका उद्गम भी उत्तराखंड में ही, उत्तराखंड में ही यमुनोत्री हिमानी से होता है, यमुनोत्री से होता है। इसकी ऊंचाई जो है 6316 मीटर की ऊंचाई से यह नदी प्रवाहित होती है। उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमालय से इसका जो है निकलता है। और जगह होता है बंदरपूछ हिमालय, भी लिख लीजिएगा, नोट कीजिएगा, जगह होता है बंदरपूछ हिमालय। बंदरपूछ हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से 6316 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। और यह सबसे पहले जो है यह नदी प्रवाहित यह निकलती है, तो यह यहाँ से निकलती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल यह जो है देखिए, ये रहा हमारा उत्तराखंड और ये रहा ये हिमाचल प्रदेश। तो यह उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है। पुनः आगे बढ़ती है तो यह जो है हरियाणा यूपी का बॉर्डर बनाती है। और आगे बढ़ करके यह दिल्ली को तीन ओर से घेर लेती है, ये दिल्ली रहा, इस दिल्ली को तीन ओर से घेर लेती है। और पुनः जो है मथुरा आगरा होते हुए आती है और आकर के जो है यह इलाहाबाद के प्रयाग में, इलाहाबाद के प्रयाग में जो है यह गंगा नदी से मिल जाती है। तो यमुना नदी उद्गम स्थल उत्तराखंड के यमुनोत्री से 6316 मीटर की ऊंचाई से बंदरपूछ हिमालय से निकलता है। और फिर इसका प्रवाह कैसे होता है, तो जब प्रवाहित होती है तो सबसे पहले जो है यह उत्तराखंड, उत्तराखंड और किसका, और जो है और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है, हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है। पुनः जो है हरियाणा यूपी का बॉर्डर बनाती है, पुनः जो है हरियाणा और यूपी का बॉर्डर बनाती है। फिर आगे बढ़ती है तो पूरे दिल्ली को जो यह जो है तीन ओर से घेर लेती है, दिल्ली को तीन ओर से जो है घेर कर आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। और फिर जो है यह मत आगरा,
मथुरा होते हुए जो है यह इलाहाबाद के प्रयाग में, यह जो है प्रयाग में जा करके गंगा नदी से मिल जाती है। याद कर लेंगे यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और साथ ही साथ याद कर लेंगे कि यह जो है भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। खास बात क्या इसमें रहा, तो यह जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक, और साथ ही साथ जो है भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी होने का गौरव जो है यमुना को ही प्राप्त है। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी होने का गौरव जो है यमुना को ही प्राप्त है। सबसे बड़ी सहायक नदी होने का गौरव यमुना को ही प्राप्त है। तो ये हमारा था 2 नंबर यमुना नदी। ये रहा जो है, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ। ये 1 नंबर गंगा पढ़े, 2 नंबर हम लोगों ने जो है यमुना पढ़ा, यमुना पढ़ा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसकी तीसरी नदी देखते हैं। 3 नंबर देखते हैं, तीसरी नदी। तीसरी हमारा रहेगा चंबल नदी। चंबल नदी प्रवाहित कहाँ होता है, तो ये कहाँ से निकलता है, तो चंबल नदी जो है एमपी में, मध्य प्रदेश में से निकलता है। मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला जो होता है, विंध्य पर्वतमाला, विंध्य पर्वत माला के जनापाव पहाड़ी से यह निकलता है। विंध्य पर्वतमाला के जनापाव पहाड़ी से निकलता है। निकल करके कहाँ जाता है, राजस्थान में प्रवेश करता है, राजस्थान में प्रवेश करता है, और फिर जाकर के जो है यूपी में इटावा जगह रहता है। इटावा के पास जाकर के यमुना में मिल जाता है चंबल नदी। देखिए ये रहा जो है, ये इस भाग से यहाँ से निकलता है, निकलता है ये एमपी, फिर आता है यह जो है राजस्थान में कोटा से जाता है, और फिर इसको बना करके जो है यह यूपी में इटावा जगह है। इटावा जगह में जा करके यह यमुना से मिल जाता है। तो ये रहा चंबल नदी कहाँ से, तो मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला के जनाब पहाड़ी से निकला, फिर जो है राजस्थान में गया, और राजस्थान में जाकर के फिर जो है यह चलता है यूपी में इटावा के पास, यह जाकर के यमुना नदी से मिल जाता है। इसमें यह जो है यहाँ पर ये रहा राजस्थान, राजस्थान में एक कोटा जगह है, ये कोटा जगह है ना, राजस्थान का कोटा जगह है। इस कोटा के पास जो है ना, राजस्थान कोटा में जो है ये इसी नदी पर, इसी नदी पर गांधी सागर बांध को बनाया गया है। याद करेंगे गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है, तो चंबल नदी पर बना है। किस राज्य में है, किस राज्य में है, तो राजस्थान में है, राजस्थान में है। किस जगह पर है, तो कोटा के पास है। तो ये था हमारा तीसरा नदी जो कि चंबल नदी, चंबल नदी। हमारी चौथी नदी राजस्थान में ही, ये यहाँ जो राजस्थान में ही ये अरावली पर्वतमाला है। अरावली जो भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला, सबसे प्राचीनतम पर्वत है, जिसका विस्तार जो पूरे दिल्ली तक है। यह जो है दिल्ली के राजसिंहा हिल्स का नाम सुने हुए हैं, इसका विस्तार पूरे दिल्ली के राजसिंहा हिल्स तक है। अब यह अवशिष्ट पर्वत है। लगभग 57 करोड़ वर्ष पहले जो है इस पर्वत का निर्माण, मतलब निर्माण शुरू हुआ था, क्योंकि आज जो है केवल यह इसका अवशिष्ट ही बचा हुआ है, बाकी जो कट कट छट चुका है। और लगभग पूरा दिल्ली देख ही रहे हैं, पूरा दिल्ली जो है तो वहाँ पर्वत दिखाई देता ही नहीं है, देता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है इस अरावली के जो है पूर्वी ढाल से एक नदी निकलती है, जो आकर के राजस्थान में ही चंबल से मिल जाती है। और हमारी चौथी नदी हुई बनास नदी। चौथा नंबर रहेगा हमारा बनास नदी, चौथा रहा हमारा बनास नदी। तो जो बनास नदी होता है, ये बनास नदी जो है ये कहाँ से निकली, तो अरावली पर्वतमाला। अरावली कहाँ पर है, अरावली पर्वत राजस्थान, अरावली पर्वत के पूर्वी ढाल से निकलता है। याद करेंगे अरावली पर्वत के पूर्वी ढाल से निकलता है। कहाँ पर है जी, यह राजस्थान में है। और राजस्थान में ही आकर के यह जो है, राजस्थान में आकर के यह चंबल नदी से मिल जाता है। तो ये हमारी चौथी नदी हुई। चौथी नदी हमारे पास जो है यह बनास नदी। उद्गम कहाँ से हुआ, तो अरावली पर्वतमाला से हुआ। और कहाँ जाके मिलता है, तो यह जो है राजस्थान में ही चंबल नदी से मिल जाता है। ये चौथी नदी थी। आगे बढ़ते हैं।
पांचवी नदी, पांचवी नदी, पांचवी नदी जो है हमारा, इसे कहते हैं काली सिंध। 5 नंबर रहा काली सिंध नदी। काली सिंध नदी 5 नंबर, काली सिंध नदी। यह जो है यह भी एमपी से निकलती है, एमपी से निकल रही है और कहाँ जा करके जो है राजस्थान में, एमपी से निकली और जाकर राजस्थान में, एमपी से निकली एमपी से निकलता है और राजस्थान जाकर के किसे मिल रहा है, राजस्थान में, ये भी चंबल से मिल जाता है। याद करेंगे ये 5 नंबर नदी काली सिंध, ये 5 नंबर जो है काली सिंध, एमपी से निकला, राजस्थान में मिल गया जाकर के जो है चंबल नदी से। छठी नंबर नदी सिंध नदी, सिंध नदी, सिंध नदी भी जो है यह भी राजस्थान से निकलता, सॉरी एमपी से निकलता है और जाकर यूपी में यमुना नदी, एमपी से निकला और यूपी में यमुना नदी। ये हमीरपुर में जो होता है जगह, हमीरपुर जगह है एक, हमीरपुर में जाकर के यह मिल जाता है यमुना नदी से। तो ये 6 नंबर हमारा यही रहा, 6 नंबर ये रहा हमारा जो है सिंध नदी। 7वीं नंबर नदी बेतवा नदी, बेतवा नदी, यह भी सेम, यह भी जो है एमपी से निकला, एमपी से निकला और यूपी में यमुना से मिल जाता है, यमुना से मिल जाता है और इसका काम जो है खत्म हो जाता है। 8वीं नंबर केन नदी, 8 नंबर केन नदी, यह भी जो है एमपी से निकलता है और आकर के यूपी में यमुना से मिल जाता है, यूपी में यमुना से मिल जाता है। 8 नंबर रहा केन नदी। 9 नंबर, 9 नंबर देखिए अगला नदी हमारा रहेगा, ये हमारा रहेगा सोन नदी, सोन नदी, यह नदी बिहार से संबंधित नदी है और सोन नदी जो है यह लाल बालू के लिए प्रसिद्ध नदी है, सोन नदी। तो सोन नदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर, यहाँ एक पहाड़ी है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है अमरकंटक पहाड़, इसका नाम होता है अमरकंटक पहाड़। इस अमरकंटक पहाड़ से कुछ नदियां निकलती हैं, 3 नदी निकलती हैं मुख्य रूप से जो है, एक होती है नर्मदा नदी और एक यहाँ से हो जाता है जो महानदी और एक निकलता है सोन नदी। तो ये सोन नदी जो होता है यह भी अमरकंटक से निकलता है, ये अमरकंटक से निकलता है और निकल करके आ करके यह जो है बहते, यह छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में कुलवर, कुलवर में जो है यहाँ करके गंगा मिल जाता है। तो सोन नदी रहा हमारा 9 नंबर। ये जो 9 नंबर नदी रहेगा यह सोन नदी रहा, कहाँ से निकलता है, तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर, बॉर्डर पर अमरकंटक पहाड़ है, अमरकंटक पहाड़ है। इसी अमरकंटक पहाड़ से 3 नदी निकलती है, एक नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात होकर के आती है और यह जो है कच्छ की खाड़ी में जो है गिर जाती है। एक होता है हमारा महानदी जो कि जाकर के उड़ीसा में गिर जाती है, इसमें की महानदी, और एक सोन नदी। तो क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, याद करेंगे सोन नदी से निकलती है और कहाँ, और जो है बिहार के कोइलवर में, कोइलवर का पुल, बिहार के कोइलवर में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है।
ये रहा जो है हमारा ये अमरकंटक पहाड़, और ये सोन नदी, और ये रहा जो है बिहार का कोइलवर, जहाँ आकर के गंगा से मिल गई। तो ये नौवीं नदी हमारी हुई, नौवीं गंगा की सहायक नदी हमारी हुई। हम आगे बढ़ते हैं। सोन तक हुआ है। इस पर देखते हैं 10वीं नदी को। 10वीं नदी इसमें रिहंद नदी। रिहंद नदी, यह नदी भी छत्तीसगढ़ से निकलती है, और आ करके यूपी में, और आ करके यूपी में सोन से मिल जाती है। तो याद करेंगे 10वीं नंबर नदी सोन नदी। 10वीं नंबर नदी जो है नहीं सॉरी रिहंद नदी कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ से निकलती है। जाकर कहाँ किस नदी से मिलती है, तो यह जाकर के जो है यूपी में, यूपी में सोन नदी से मिल जाती है। यूपी में सोन नदी से मिल जाती है। तो ये 10 नंबर हमारा रिहंद नदी कहाँ से निकला, तो यह निकला छत्तीसगढ़ से, यूपी में मिला सोन नदी से। तो ये था 10वीं रिहंद नदी। इसके बाद 11वीं नंबर नदी देखते हैं हम लोग जो है, हम्म आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने अभी तक कुल जो है 10 नदियों को देखा। यहां से ये गंगा नदी जो होती है, ये गंगा नदी प्रवाहित होकर आती है बिहार झारखंड, और जब पश्चिम बंगाल में जाती है तो एक फरक्का डैम है, फरक्का जगह है, उस फरक्का जगह से इसकी एक शाखा जो है कट कट के जो है जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी एक शाखा जाकर के जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जो कि हल्दिया पोर्ट, यहाँ पर इसका जो यहीं पे है, यहाँ हल्दिया पोर्ट है, हल्दिया सी पोर्ट, हल्दिया बंदरगाह जहाँ जिसके किनारे बसा हुआ है। तो ये 11वीं नंबर नदी हमारा रहेगा हुगली नदी। ये है हुगली नदी। हुगली नदी, इसके किनारे जो है कलकत्ता शहर बसा हुआ है। कलकत्ता शहर जो है इसी के किनारे बसाया गया है। कहाँ से निकलती है, तो यह गंगा की शाखा है, गंगा की एक शाखा है। क्या है, तो गंगा की शाखा है, गंगा की शाखा है। और यह क्या, यह जो फराक्का डैम के पास से कट जाती है, फराक्का डैम से घूम जाती है, और जाकर के पूरा पश्चिम बंगाल को पार करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, खाड़ी में गिर जाती है। तो हुगली नदी कलकत्ता शहर के किनारे बसाया गया है, गंगा की शाखा है, गंगा की शाखा है। और हल्दिया पोर्ट, हल्दिया सी पोर्ट, हल्दिया सी पोर्ट, हल्दिया बंदरगाह जो है इसी नदी के किनारे बनाया गया है। तो जो हमारा 11 नंबर नदी है, ये 11 नंबर नदी हमारा है, ये नदी हमारा रहेगा, ये हमारा रहा हुगली नदी 11 नंबर, याद कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं अगली नदी। जो हमारी अगली नदी है वह झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और आ करके पश्चिम बंगाल में या कलकत्ता में जो है डायमंड हार्बर जगह है, उस डायमंड हार्बर के पास यह आकर के हुगली नदी मिल जाती है, जिसका नाम हमारा रहता है दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ से, तो झारखंड, झारखंड के छोटा नागपुर, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, के पठार से, या ऐसे कह लीजिए कि झारखंड के ऊपरी भाग या उत्तर भाग से निकलती है, और कहाँ, और कलकत्ता में, कलकत्ता में डायमंड हार्बर, कलकत्ता में डायमंड हार्बर में जा करके जो है हुगली में मिल जाती है। कलकत्ता के डायमंड हार्बर में
जा करके हुगली में मिल जाती है। दामोदर नदी, इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं, इसे जो है बंगाल का शोक भी कहते हैं, इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। कारण कि यह जो पहले बंगाल में भयंकर भयंकर बाढ़ लाती थी, यह बंगाल में भयंकर बाढ़ लाती थी। दुर्गापुर, दुर्गापुर जो है शहर इसके नाम बसा हुआ है। इसके बाद से दुर्गापुर हुआ, मैथन डैम, पंचेत डैम, है ना, मैथन डैम। अब तो क्या पहले ये शोक था, लेकिन इस पर जो है बांध बना करके, 8-8 बांध बना करके जो है इसके पानी को कंट्रोल कर लिया गया, है ना। अ, दामोदर घाटी परियोजना इसी नदी पर बनाया गया है। दामोदर नदी घाटी परियोजना इसी नदी पर बनाया गया है। दुर्गापुर शहर जो है इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। मैथन डैम, मैथन डैम, मैथन डैम, पंचेत, पंचेत डैम, मैथन डैम, पंचायत डैम, जो कि विद्युत परियोजना है। ये सारी की सारी परियोजना जो है इसी नदी घाटी से संबंधित है, डीवीसी दामोदर नदी घाटी परियोजना से संबंधित है। तो ये हमारा था 11 नंबर, 12 नंबर दामोदर नदी। मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, ये रहा जो है 12, 12 नंबर दामोदर नदी। आगे बढ़ते हैं। दामोदर तक हो गया है। 13 नंबर में देखते हैं। यहाँ झारखंड के निचले भाग में एक और नदी बहती है, जिसका नाम होता है स्वर्णरेखा नदी। इसका नाम होता है स्वर्णरेखा नदी। तो ये 13 नंबर रहेगा, स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी। तो यह कहां से निकलती है? तो जो स्वर्णरेखा नदी है यह झारखंड के दक्षिणी भाग से निकलती है, दक्षिणी भाग से निकलती है। और कहाँ? और देखिए ये जगह रहा जो ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का बॉर्डर, है ना। और पश्चिम पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। याद करेंगे, ये 13 नंबर नदी देख रहे हैं, ये हमारा स्वर्णरेखा नदी है। ये कहाँ से निकलता है? तो झारखंड के निचले भाग से निकलता है और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पर यह जो है आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, स्वर्णरेखा नदी। हमारी अगली नदी रहेगी 14 नंबर नदी, पुनपुन नदी। यह बिहार संबंधित है, यह बिहार संबंधित है, पुनपुन नदी। बिहार के लोग इसे अच्छी तरह जानते होंगे, पुनपुन नदी। यह जो है यह भी झारखंड के पलामू से निकलता है, झारखंड के पलामू से निकलता है, झारखंड के पलामू से निकलता है। और कहाँ? और जो है यह फतुहा जगह पर, हाँ पटना के पास, पटना के पास, पटना के पास फतुहा जगह है, फतुहा, पटना के पास फतुहा में गंगा नदी से मिल जाता है ना। तो ये रहा जो है ये देख रहे हैं हमारा 14 नंबर नदी। ये 14 नंबर नदी हुआ, नदी हुआ जिसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है बिहार के, बिहार इसका उद्गम कहाँ? बिहार झारखंड, इसका उद्गम झारखंड के पास जो पलामू जिला से होता है और यह पटना के पास फतुहा है, उस फतुहा में आकर के जो है गंगा से मिल जाता है और नदी समाप्त हो जाता है। तो ये था जो है, ये कुल 14 नदियां हो गए जो कि गंगा की दाहिनी ओर से जाकर के जो है गंगा मिलती है, मिलती हैं। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, अब बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। 15 नंबर देखते हैं नदी है हमारी जो अगली नदी रहेगी। हाँ, 15 नंबर देखिए, महानंदा नदी, महानंदा नदी। यह नदी भी जो है बिहार से संबंधित है, महानंदा नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम जो है उद्गम सिक्किम से होता है, या सिक्किम और दार्जिलिंग की पहाड़ी से, सिक्किम प्लस दार्जिलिंग की पहाड़ी में बहते हुए आती है, दार्जिलिंग की बहते हुए आती है। और क्या?
और यह जो है गंगा के पास, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे अंतिम सहायक नदी है ना। और गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। याद करेंगे, महानंदा नदी उद्गम कहाँ से हो रहा है? तो इसका उद्गम सिक्किम से होता है, और सिक्किम और दार्जिलिंग की पहाड़ी में प्रवाहित होते हुए आती है, और पुनः आया आकर के जो बिहार के सबसे बाईं भाग में, सबसे जो है सबसे पूर्वी भाग में आकर के गंगा से मिल जाती है, और यह नदी समाप्त हो जाती है। तो ये कुल 15 नदियां हो गई। अभी और कुछ नदियां हैं, अभी आज ही देख ही लेते हैं। इसमें हमारा अगला नंबर, अगला 16 नंबर नदी जो हैगा, ये हमारा 16 नंबर, ये रहा कोसी नदी। 16 नंबर रहा कोसी नदी। लंबाई कितनी इसकी होती है? तो लंबाई 720 किलोमीटर, लंबाई 720 किलोमीटर प्रवाहित होता है। कहाँ से निकलता है? तो यह एवरेस्ट, यह जो नेपाल, यह नेपाल, नेपाल, नेपाल में, नेपाल एवरेस्ट के पास, एवरेस्ट जो चोटी है उस एवरेस्ट के पास से, एवरेस्ट के पास गोसाई थान जगह है, इस गोसाई थान जगह से निकलती है कोसी नदी निकलती है। और यह जो है आकर के बिहार के कटिहार, है ना, बिहार के कटिहार के कुर्सेला जगह है। इस कुर्सेला जगह में, कुर्सेला में यह गंगा नदी से मिल जाती है ना। ये एवरेस्ट का इस एरिया है, इस एवरेस्ट के पास से एक गोसाई थान जगह है, ये नदी वहां से निकलती है, वहां से निकलती है, और फिर जो है यह बिहार में आती है, और बिहार के कटिहार जिला में कुर्सेला में यह आकर के मिल जाती है। क्योंकि यह नदी काफी ऊंचाई से बहती है, बहुत ऊंचाई से बहती है, तो ये अपने साथ बहुत सारा मलबा, बहुत सारा अवसाद लेकर के आती है। और जब बहुत सारा अवसाद लेकर के आती है, और यही अवसाद जो है इसके मार्ग को बंद कर देता है, अवरुद्ध कर देता है, इसका मार्ग बंद हो जाता है, तो यह जो है अपना मार्ग बदल देती है, और बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है ना। तो इस कारण से इसे जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। इस कारण से इसे जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक कौन हुआ? तो कोसी नदी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह नदी काफी ऊंचाई से बह रहा है, अपने साथ यह काफी मलबा लाता है, और यही मलबा जो है इसके मार्ग को बंद कर देती है, जिससे इसका मार्ग परिवर्तित होता है, और बिहार में भयंकर बाढ़ लाता है। तो ये था हमारा कोसी नदी। नेक्स्ट 17 नंबर नदी हमारा रहेगा, ये कमला और बागमती। याद करेंगे, 17 नंबर कमला नदी, 17 नंबर कमला नदी कहाँ से निकल रहा है? जैसे कि आप नक्शा में देख रहे हैं, मैप में देख रहे हैं, कहाँ से निकल रहा है? तो नेपाल से निकल रहा है, नेपाल से निकल रहा है। कहाँ मिल रहा है? तो बिहार में आ रहा है, और बिहार में किससे? कोसी नदी से मिल जा रहा है, बिहार में कोसी नदी से मिल जा रहा है। अर्थात यह जो है कोसी की सहायक नदी है, कोसी की सहायक नदी है कमला नदी। 18 नंबर बागमती नदी, बागमती नदी, यह नेपाल की जो है सर्वाधिक, यह बागमती, यह नेपाल में सबसे पूज्य है, यह नेपाल में सबसे पूज्य है, सबसे जो है ज्यादा मानी जाने वाली नदी है, सबसे पूज्य नदी है। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर जो है, पशुपतिनाथ मंदिर इसी के तट पर बनाया गया है। पशुपति नाथ मंदिर जो है इसी नदी के तट पर बनाया गया है, बागमती नदी। यह कहाँ से निकल रही है? तो यह भी जो है नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकल रही है? तो नेपाल से, यह भी नेपाल से निकल रही है। यहाँ देख लीजिए मैप पे, यह भी नेपाल से निकल रही है, और बिहार में आकर के यह भी जो है कोसी मिल जा रही है। यह भी कोसी की सहायक है, यह भी जो है कोसी की, यह भी कोसी की सहायक ही है, कोसी की सहायक नदी है।
तो ये 17 नंबर हमारा रहा कमला नदी, 18 नंबर रहा बागमती नदी, जो कि नेपाल की सबसे जो है पूज्य नदी हो गई। नेपाल का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर जो है इसी नदी के तट पर बनाया गया है और यह भी जो है कोसी की सहायक है, बिहार में आकर के कोसी नदी से मिल जाती है। तो ये हमारा जो है बागमती नदी तक हम पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उन्नीस नंबर देखते हैं। हम्म यहाँ पे एक और नदी है जो कि अभी नेपाल से बह करके आती है और आ करके खगड़िया में, नेपाल से बहती है और आ करके खगड़िया में जो यह मिल जाती है गंगा नदी से। तो 19 नंबर नदी, इसका नाम है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकल रही है? तो नेपाल से निकल रही है। खगड़िया जो है इसी के किनारे तट पर है। और कहाँ पर? तो बिहार में, बिहार के खगड़िया में गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार के खगड़िया में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये 19 नंबर जो सहायक नदी हुई यह हुई बूढ़ी गंडक नदी, यह बूढ़ी गंडक नदी हुई। और कहाँ? यह जो है बिहार के खगड़िया में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है 19 नंबर नदी। नेक्स्ट हमारा नदी रहेगा, अगली नदी जो है ये 20 नंबर नदी। ये नदी जो है ये 20 नंबर, ये है घाघरा नदी। छपरा के लोग इस नदी को जानते होंगे, घाघरा नदी। यह भी नेपाल से निकलती है, नेपाल से निकली, उत्तर प्रदेश में आई, उत्तर प्रदेश बहती है और कहाँ? और बिहार के छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। बिहार के छपरा में जो है आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। तो डेट 20 नंबर नदी रहा घाघरा नदी। यूपी में इसे सरयू नदी कहते हैं, इसे सरयू नदी कहते हैं। अयोध्या शहर, भगवान राम का जन्मभूमि अयोध्या शहर जो है इसी नदी के तट पर बनाया गया है। तो घाघरा नदी नेपाल से निकली, यूपी में आई और पुनः बिहार के छपरा में आकर गंगा से मिल गई। यूपी में इसे कहते हैं सरयू नदी और अयोध्या शहर इसे किनारे बसाया गया है। नेक्स्ट जो रहेगा 21 नंबर नदी। इसकी कौन सहायक नदी है? एक सहायक नदी है 21 नंबर, इसकी एक सहायक नदी है, इसका नाम है शारदा नदी। शारदा नदी, शारदा नदी तो यह भी नेपाल से चलती है, नेपाल से निकलती है और क्या? और यूपी में आकर के, यूपी में सरयू में या कह लीजिए घाघरा में आकर घाघरा नदी में मिल जाती है। इस घाघरा को यूपी में सरयू भी कहते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, घाघरा ऑब्लिक सरयू में मिल जाती है। यूपी में कहाँ से? तो शारदा नदी नेपाल से निकलती है और यूपी में घाघरा या सरयू में आकर के जो मिल जाती है, खत्म हो जाती है। नेक्स्ट 22वीं नंबर हमारी नदी रहेगी बूढ़ी गंडक। एक नदी यहाँ पे जो है छूटा, हमारा इंपॉर्टेंट एक छूट गया जो कि हमारे से संबंधित है। 19 बूढ़ी गंडक और 20 जो है घाघरा, घाघरा ये यहाँ एक और नदी बहती है, एक ये और नदी हुई, इसका नाम हम देते हैं 22 नंबर कहते हैं गंडक नदी। गंडक नदी, गंडक नदी यह भी नेपाल से चलती है, गंडक नदी भी नेपाल से चलती है और नेपाल से चलती है और ये आकर के बिहार के सोनपुर में, पटना के पास सोनपुर जगह है, उस सोनपुर जगह में आकर गंगा से मिल जाती है। तो नेपाल से चली
है ना, कहाँ आई, तो बिहार में आई। बिहार के किस जगह में आएगी, तो सोनपुर में आती है, सोनपुर में आती है। किससे मिलती है, तो गंगा नदी से मिल जाती है। इस संगम पर जो है बिहार के लोग गंगा स्नान करने भी जाते हैं, जहाँ गंडक और गंगा का जो है संगम होता है। तो ये था हमारा जो है कुल 22, ये 22 नंबर देखिए, ध्यान देंगे, छोटा था ये जो 22 नंबर, ये रहा हमारा गंडक नदी। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जो है 23वीं नंबर नदी। हाँ, एक 23वीं नंबर नदी जो है, इसके बाद शारदा हो गया। अब गोमती नदी देखिए, गोमती नदी, यह गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल जो है मैदानी भाग में है। बाकी अन्य जितनी भी नदियां हम देखे हैं सभी किसी न किसी पहाड़ से निकलती हैं, लेकिन यह एकमात्र गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है पहाड़, इसका उद्गम जो है मैदानी भाग है। तो यूपी में एक फुल्हर झील है, यूपी में फुल्हर झील के पास से यह नदी निकलती है। और यूपी में ही और यूपी में ही और यूपी में ही जौनपुर में, जौनपुर के पास आ करके जौनपुर के पास आ करके गंगा से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है ना। एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम जो है मैदानी भाग है, कौन नदी, गोमती नदी। कौन नदी, गोमती नदी। उद्गम स्थल कहाँ से है, तो यूपी का फुल्हर। कहाँ मिलता है गंगा में, तो यूपी के जौनपुर में मिल जाता है, यूपी के जौनपुर में मिल जाता है। हाँ, लखनऊ शहर जो है, लखनऊ याद कर लेंगे, लखनऊ शहर इसी नदी के किनारे बसा है, लखनऊ शहर इसी नदी के किनारे बसा है। तो ये 23 और नेक्स्ट चौबीस, रामगंगा नदी, रामगंगा नदी। इसका भी जो उद्गम स्थल है, इसका भी जो उद्गम स्थल है, यह भी उत्तराखंड ही है, यह भी उत्तराखंड ही है। और यह जो है यूपी में आती है, और यूपी में कन्नौज, कन्नौज जानते हैं, कन्नौज जो कि हर्षवर्धन का क्षेत्र था, सम्राट हर्षवर्धन का क्षेत्र था, राज्य था। तो कन्नौज में, यूपी के कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है, मिल जाती है। ये यहाँ से चली, यूपी उत्तराखंड से निकली और आ करके जो है ये कन्नौज में, ये कन्नौज जगह होगा, और ये कन्नौज में आ करके जो है मिल जाती है गंगा नदी से। ये रहा हमारा 24वीं नंबर नदी। तो हम लोगों ने आज से क्लास में गंगा नदी और उनकी कुल सहायक नदियों को देखा, उनकी विशेषताओं को जाना, और हमने उसका एक रिवर मैप भी बना दिया ताकि हम भूल दें कि कौन सी नदी कहाँ बहती है। आप भी इस मैप को बनाइए और बना करके प्रैक्टिस कीजिए, ब्लैंक मैप लीजिए, बना करके प्रैक्टिस कीजिए और याद कीजिए कि कौन सी नदी कहाँ बहती है। ऐसा करने से आप कभी भूलेंगे नहीं। इसके पहले हम लोगों ने, इसके पहले वाले क्लास में जो है हम सिंधु नदी को देखा था। यदि आपको उस नदी को जानना है या आपका क्लास छूट गया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से भी जो है सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों को जान सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।